चलिए बेटा, क्या था टेस्ट पेपर में ऐसा? देखिए, आई इन्फेक्शन वाला क्वेश्चन बस एक बच्ची ने गरीब बताया, बहुत समझदार बच्ची है, बहुत ही ज्यादा समझदार बच्ची है। मुझे मैंने ध्यान नहीं किया इस बात पे कि ये घर से भी करके लेकर आ सकते हैं, तो हमने हाँ कैसे गलत करके ये क्वेश्चन एक बच्चे का ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स व्हिच प्रिवेंट्स आई इन्फेक्शन। किसी को नहीं आता था, पढ़ाई भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए, पर मीनल ने करा है ठीक, क्योंकि अब उसका रीजन ये है कि मैंने ग्रुप पे फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, इन्होंने आज टेस्ट दिया, तो मैंने इनसे पूछा कि आप चीटिंग तो नहीं करके आए हैं? तो बच्ची ने कहा नहीं, बिल्कुल प्रॉमिस अपने आप करा है। फिर मैंने आंसर पे नजर गई, लाइसोजाइम, ये कैसे पता है तुम्हें? मैं कहा बेटा तुमने कर ली है चीटिंग, पक्का पता चल गया, एक ही आंसर से, करेक्ट आंसर से पकड़े गए कि इन्होंने कर लिया। फिर बताया कि हमने स्क्रीनशॉट में से कर लिया याद, क्या फायदा, कुछ नहीं हुआ, याद फिर भी नहीं रहा सारा। अपने मुंह से एक्सेप्ट किया बच्चे ने, बड़ा अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं, ये लेकिन करा अपने आप। मेरा मोटिव ये था कि आपको सीखने को मुझे मिल जाए, चीज याद कर, बट कोई बात नहीं, कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा ऐसा, तो आप भी नहीं छोड़ते, आप करते तो आप ये तो बेवकूफी। तो बेटा इसका आंसर था लाइसोजाइम। देखिए अगर मैं सारे एमसीक्यू डिस्कस करूं, पहले का आंसर था बेटा एक्यूट डिजीज, दूसरे में आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ओपीवी जो है वो आपका क्या है बेटा? हाँ जी, पोलियो हो गया, डीपीटी आपका सी हो गया, बैक्टीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, और टीसीजी आपका क्या हो गया? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और टीटी आपका किस लिए हो गया? टिटनेस। तो दो तो उसके सामने लिख रखे थे मैंने, बड़ा आसान दिया ये, तो आपका इसमें सी ऑप्शन था। थर्ड में ए आएगा, एंटीबायोटिक जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या ब्लॉक करते हैं? सेल वॉल। बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है सेल वॉल बनाकर, सेल वॉल अपने चारों तरफ बना लेता है, और उसके बाद उस पर हमारी एंटीबॉडीज एक्ट नहीं कर पाती। तो एंटीबायोटिक का काम यही है कि वो बैक्टीरिया को उसकी प्रोटेक्शन कराने वाली सेल वॉल बनने नहीं देता, और फिर हमारे एंटीबॉडीज काम कर देते हैं उसे मारने का, ठीक है। Which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person? Infected person के कांटेक्ट में आकर किससे बीमार हो सकते हो भाई? किसी को जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं कर सकता। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ रहा है, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ब्लड कैंसर नहीं ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे स्नीजिंग के थ्रू आप किससे बात कर रहे हो तो बीमारी ट्रांसफर हो जाती है, तो इसमें भी आना था। और फिफ्थ बहुत इजी था, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ एबीडी, यानी फिजिकल वेलबींग, इकोनॉमिक और सॉरी सोशल वेलबींग और मेंटल वेलबींग, तो एबीडी, तो सी ऑप्शन आ रहा था। इकोनॉमिक तो आपका वो डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, हमने पढ़ा नहीं ना वो चीज। सोशल वेलबींग के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। सोशल वेलबींग यही होती है क्या, फाइनेंशियली और ये कास्ट वाइज, ऐसे तो बहुत सारे। हाँ तो मैंने बताया ना, सी ऑप्शन आएगा, ए बी एंड टी। अलग से इकोनॉमिक वाला नहीं कंसिडर किया जाएगा, जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से सोशल वेलबींग में वो इंक्लूड हो गई है बात ऑलरेडी। तो सोशल वेलबींग अलग लेंगे, और आपका मतलब ये इस तरह से ही है कि आप कह रहे हैं कोई आपके पास शादी का कार्ड लेकर आया घर में, और आपके पापा कह रहे हैं कि मुझे तो दे दिए, मेरी वाइफ को कौन देगा शादी का कार्ड, और मेरे बच्चों को? सबको अलग अलग कार्ड थोड़ी होगा, वो काम हो गया, वो पापा के नाम से घर पे कार्ड आ गया, सब इंक्लूड हो गए। उसमें अलग अलग थोड़ी नाम लिखेंगे कि आपका श्रीमान ये भी है और श्रीमती ये भी और इनके बच्चे भी, सबको आना है, विद फैमिली कर देंगे वो, बात खत्म। तो ये सोशल वेलबींग में इकोनॉमिक वाली कंडीशन आ गई है, ठीक है। चलिए बच्चे अब इस आगे चलते हैं। नेम द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डायरिया, तो आपके सैल्मोनेला और आपका बहुत सारे इसमें थे, ई कोलाई आप लिख सकते थे, ये आपने कर दिया। हु वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर्स, ये आप लोगों ने कर दिया, मैंने 2 बार दे चुका हूं। क्या आना था इसमें? वायरन और मार्शल। आप वॉरेन मार्शल भी लिख रहे हो, पूरे मिलेंगे, पूरा नाम भी नहीं लिखे। ओआरएस आप इतना भी लिख देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो पूरे मार्क्स है। किसी ने ये नहीं लिखा है और बस जनरल लिख दिया कि किसी को ग्लूकोज का पानी का सॉल्यूशन दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, आधा नंबर दे दिया, तो मैंने 0 नहीं करा, ठीक है। फिर नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स व्हिच प्रिवेंट्स आई इन्फेक्शंस, तो इसका बेटा आंसर था लाइसोजाइम, लाइसोजाइम।
ये लाइसोजाइम है एंजाइम, ठीक है, जो आई इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। तो इफ ए प्रेग्नेंट मदर इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, इतना अच्छा हिंट दे रहा था यार, ये प्लेसेंटा होता है ना बच्चे, प्लेसेंटा होती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो जो मदर वॉर्म होता है, जो यूट्रस वाला पार्ट है, तो उसके अंदर जब उनका बेबी ग्रो हो रहा होता है फीमेल बॉडी में, तो क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। और उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट रहती है क्या, एम्बलाइकल कोड। एम्बलाइकल एक कोड टाइप होता है, आपने कभी देखा होगा एनिमेटेड टीवी में या कैसे भी, ठीक है। तो एम्बलाइकल कोड कनेक्ट रहती है उस प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा के थ्रू आदान प्रदान चलता है, जो भी चलता है, खाने पीने का वेस्ट जो निकल रहा है वो, तो चाहे आपका रेस्पिरेशन के लिए गैस आ रही हो, चाहे खाना आ रहा हो, चाहे वेस्ट मटेरियल बेबी से बाहर निकल रहा हो, तो वो आपका उस प्लेसेंटा के थ्रू ही आपका एक्सचेंज होगा मदर और उसके बेबी के बीच। तो अगर कोई बीमारी ट्रांसफर होनी भी है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा, ठीक है ना। जो ये भैया आपने बता दिया था कल, लेकिन एड्स होगी प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि वो जेनेटिक बीमारी नहीं है एड्स, वो ब्लड के थ्रू जाती है, ठीक है। तो ऐसी कहानी है। तीर्थराज बीच में बोल रहे हैं, बताओ जी, पूछे तभी बोले, जब हम चुप हो जाए बेटा तभी बोलो। तो नेम द डिजीज ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो इसमें कॉलरा लिख देते हैं, और टाइफाइड भी लिखा है कुछ बच्चों ने, डायरिया भी लिखा है, ठीक है। लिस्ट एनी 3 reasons why would you think that you are sick and ought to see a doctor। कोई भी 3-4 दिक्कत करते हैं कि हमारे को बहुत ज्यादा स्टमक में पेन हो रहा है, ठीक है ना, मोशन लूज हो रहे हैं, ठीक है, या आपको स्नीजिंग हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, और हाई फीवर आ रहा है, कुछ भी 3-4 आप लिख दीजिए अलग अलग जो प्रॉब्लम होती है बीमारियों में। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस मिलेगी, वोमिटिंग आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, सो डेट हमारा क्या हो जाए, पहले ही क्योर हो जाए जल्दी, ठीक है ना। अगर हम ज्यादा लेट करेंगे, हो सकता है कि वो डिजीज जो है हमारी वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाए, हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि वोमिटिंग आ रही है, हेडेक में तो नहीं दिखाते एकदम से, लेकिन अनयूजुअल हेडेक है, अजीब सा, जो नॉर्मल हेडेक है उससे अलग तरह का कुछ हेडेक हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्रीफ है, ठीक है ना, या आपका ब्लड प्रेशर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा आपका फूल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज सिम्टम्स हो, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर आपका 12th क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म है, बेटा जॉन्डिस है, लेकिन कुछ बच्चों ने खाली जॉन्डिस के ऊपर आंसर कर रखा है, तीनों के लिए लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म पूछा है कौन सा है और क्यों है, तो आपको तीनों के भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जॉन्डिस जो आपकी क्रॉनिक डिजीज है, लॉन्ग टर्म इसका बॉडी पे इफेक्ट होता है, तो क्या आपका होता है जॉन्डिस के अंदर, रेड ब्लड सेल डिसइंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, तो ब्लड की कमी हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट क्या दिखता है बॉडी पे, वो थोड़ी बहुत बात लिख दीजिए, ठीक है। बाकी एक्ने और जो आपका लाइस है यानी जू, ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालती है बॉडी पर, इनका कोई लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं हुआ करता है, ठीक। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में 3 पॉइंट का डिफरेंस लिखना था, एग्जांपल्स अलग लिखना है, कुछ बच्चों ने 2-2 पॉइंट लिख रखे हैं, एग्जांपल लिख रखते हैं उसके साथ, तो नंबर नहीं, 3 पॉइंट्स अलग लिखने थे, फिर एग्जांपल अलग लिखना, ठीक है। तो आप कर लोगे, तो कॉमन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया भी आप लिखोगे, क्लियर शब्दों में मैंने पढ़ा रखा है। एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है प्राइमरी हेल्थ के, वो भी आप कर लेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन में जो दिया था कि एग्जांपल देना था, टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ इंफेक्शन लीड टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स, इसमें मेनली आपको एड्स के बारे में लिखना था टिश्यू स्पेसिफिसिटी में, कि आपका ये जो एड्स है वो आपका जाकर क्या करता है, ऐसे लिम्फ नोड्स वगैरह पे जाके अटैक करता है और आपके एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है। लिम्फ नोड्स में एंटीबॉडीज मैच्योर होती है ना हमारी, तो एंटीबॉडीज को बनने से रोकता है, तो वो आपका टिश्यू स्पेसिफिसिटी शो करता है, ठीक। और जब ये आपका हो जाता है तो आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से तो आपका हल्का सा भी, जैसे नॉर्मली कुछ कोल्ड होता है तो हमें पता भी नहीं चलता, वो ठीक भी हो जाता है, कोई हल्का बहुत बैक्टीरिया वायरस बॉडी में जाता भी है ना, तो हल्की बहुत स्नीजिंग हो गई उतने में खत्म हो लेता है, वो छींक, एक छींक में खत्म, ठीक है, एक बार खांसते खत्म हो जाते हैं ये छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस, ठीक है ना। तो लेकिन अगर किसी के एड्स हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो बहुत हल्के बहुत लेस पोटेंशियल वाले बैक्टीरिया वायरस या कोई और भी माइक्रोब क्या कर देंगे बॉडी पर, ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। तो इसमें उसके बारे में लिखा, अगर आपको आंसर इसका चाहिए प्रॉपरली तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, नहीं तो इतना कोई हार्ड था नहीं, कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था आंसर इसका, ठीक था, हाँ इसके बारे में ना पढ़ाया होगा मैंने। व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, इस बार काफी बेटर आंसर लिखा, काफी बच्चों ने कुछ नहीं गड़बड़ भी करी, तो जिसने जैसा करा उसको उस हिसाब से नंबर मिल गए हैं, ठीक है ना। 5 में से किसी को 4 भी मिले हैं, जिन्होंने एग्जांपल्स नहीं दिए, कहीं दिए कहीं नहीं दिए, कुछ को 3, 3.5 भी दिए हैं, तो ऐसा ही है। तो पेपर आपका, आप
मेरे नोट्स तैयार कर लिए हैं और असाइनमेंट और ये 2 टेस्ट पेपर अगर ये कर लिए तो मुझे लगता नहीं पेपर में किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आनी। ठीक है, तो बहुत कंटेंट हो गया इस चैप्टर को लेके, बहुत सारा कंटेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर की, क्योंकि हम पढ़ना जरूरी है। अरे पांच टोटल कर लिया आप लोगों ने? एक बार देख दो ना। आज ही नहीं करिए क्या कराया था बच्चे लास्ट? अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है चैप्टर का। आई थिंक हमने लास्ट एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा वर्क डन के लिए? तो बच्चे ध्यान देंगे, हमने पढ़ा वर्क डन जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है फिजिक्स के हिसाब से, हुआ है या नहीं हुआ वर्क डन। फोर्स अप्लाई हो रही हो और उस फोर्स के अप्लाई करने से पोजीशन चेंज हो रही हो। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई और उससे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया तो दैट मींस वर्क डन ऑन अ बॉडी किया गया। ठीक है ना, वर्क डन बाय बॉडी, एक बॉडी ने काम किया और दूसरी बॉडी के ऊपर वर्क हो गया है। तब जब मेरे फोर्स लगाने से या पुश या पुल लगाने से कोई ऑब्जेक्ट जिस पे मैं पुश और पुल लगा रहा हूं वो ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज कर लेता है, जगह से बदल जाती है उसकी जगह, तो वो आपका वर्क डन माना जाएगा, हो गया। तो फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? एफ एस कॉस थीटा। तो जो वर्क डन है हमने पढ़ा एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो ये एफ है ये क्या है? फोर्स, ये लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई की गई है। एस क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स अप्लाई करने की वजह से हुआ है ऑब्जेक्ट के अंदर। और थीटा क्या है बच्चे? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, वो आपका क्या है? थीटा। लाइक एक एग्जांपल देता हूं, अभी आगे ऐसे पढ़ना ही है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने किसी सरफेस पे रखा हुआ है। लेट अस सपोज मैं इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर और ये डिस्प्लेस भी इधर की तरफ ही हो रहा है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल दिखाई दे रहा है बेटा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है तो दोनों डायरेक्शंस में एंगल क्या हो रहा है? 0। जबकि ऐसा कुछ होता अगर कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता, आपको ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे हो जाएगा। आप मेरे से आगे आप रेसलिंग करिए, आपसे तो मैं बोल सकता हूँ मेरे से अब आप रेसलिंग करेंगे तो क्या होगा? आप मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहे होंगे नीचे गिराने के लिए, मैं भी लगा रहा हूँ, तो आप फोर्स तो इधर लगा रहे होंगे लेकिन आपका हाथ जा रहा होगा बिल्कुल नहीं जा रहा होगा ना। आप मेरे हाथ पे इधर फोर्स लगा रहे होंगे बिल्कुल, और बिल्कुल मैं अपोजिट ले जा रहा हूँ, तो फोर्स तो लगा रहे हैं आप मेरे हाथ पे इधर, और ऑब्जेक्ट जा रहा है जिस पे फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बिल्कुल। तो आपका एंगल कितना हो जाएगा दोनों केस में? 180 डिग्री। ऊपर वाले केस में तो थीटा 0 डिग्री था, थीटा मतलब एंगल, और यहाँ पे थीटा कितना हो रहा है? 180 डिग्री। और किसी तरह से ऐसा हो जाए, एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि आपका फोर्स किसी एंगल पे, मतलब ऑब्जेक्ट तो जो डिस्प्लेस हो रहा है वो इधर हो रहा है डिस्प्लेस,
और जो फोर्स लग रहा है वो किधर की डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स जो लग रही है ऊपर, तो यानी किसी एंगल पर, ठीक है ना। तो आप इमेजिन करिए कि कोई बहुत बड़ा बॉक्स है और उसमें बिल्कुल ऐसे फोर्स लगा इस तरह से रहे, क्या वो ग्राउंड पे ऐसी रहा है, मतलब डायरेक्शन मोशन की ऐसी या डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन एक हल्का सा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ी हल्के से एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो थीटा फिर जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, मतलब इस टाइम ये वैल्यू थीटा की एंगल की जो है 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से कम, हो सकता है 90 भी हो जाए। 90 का भी कोई कोई केस या कोई एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आपका क्या हो रहा हो, 90 डिग्री। इट्स लाइक कि अगर मैंने ये अपने सिर पे ऐसे रख लिया, हो गया ना बैलेंस, मैं कर सकता हूँ डांस में कुछ। तो अभी ये जो रजिस्टर रखा हुआ है मेरे सिर पे रखा था, तो ये इसके वेट की वजह से फोर्स किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है, लेकिन मैं डिस्प्लेस नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। अगर मैं इसे सिर पे रख के यहाँ और इधर चलूं तो क्या हो रहा है बताओ, मैं इसे सिर पे रख के चल रहा हूँ, क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का फोर्स वेट की वजह से नीचे की तरफ लग रहा है और मोशन 90 डिग्री में हो गया दोनों चीज। अरे देखो ना, ये मैं ही तो हूं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है समझो बात को, ये ऑब्जेक्ट है जो मैंने पकड़ा हुआ, हाथ ज्यादा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, मैंने अपने सिर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से, इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, वेट की वजह से। और अब मैं इसे लेकर इधर या इधर जा रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, चाहे इधर जा रहा हूं चाहे इधर जा रहा हूं, मैं कहीं भी इधर की तरफ जा रहा हूं, तो इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 90 डिग्री नहीं हो रहा है। भाई इस ऑब्जेक्ट को सिर पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वेट की वजह से वो नीचे लग रहा है, और उस ऑब्जेक्ट को लेकर मैं इधर उधर भाग रहा हूं, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में क्या एंगल हो रहा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने एक लगेज को अपने सिर पे इस तरह से रखा और इसे लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसके वेट की वजह से फोर्स नीचे है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, मैं किधर भी चला जाऊं डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है और जो फोर्स है उसके बीच में एंगल क्या ही है, 90 डिग्री का ही। तो अलग अलग एंगल की रेट किए जा सकते हैं। तो अब उन अलग अलग एंगल्स के लिए हम स्टडी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो हमें जनरली पता है वर्क डन क्या है, एफ एस, बुक में एनसीईआरटी में बस एफ एस लिखा हुआ है, कोस थीटा नहीं दिखा हुआ, तो वो इनकम्प्लीट है पढ़ना आपके लिए, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया भैया, उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो सीबीएसई को देख के चलते हैं, सीबीएसई ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कोसाइन, ये सब 10th में रखा हुआ है, तो उन्होंने बुक वालों ने क्या करा, भाई साइन कोस बच्चा पढ़ता नहीं है, तो उन्हें 9th में बस इतना सा पढ़ा के छोड़, ठीक है। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं पढ़े हैं आपने, सर बोर्ड नहीं दिख रहा, एक्चुअल मतलब नहीं पता है कुछ बच्चों को, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, ठीक है, सर? अधिकतर को नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सर सीख तो कैमरा लेंगे। थोड़ा पीछे कर दो। थोड़ा पीछे करते कैमरा, कितनी पीछे करे बेटा बता, सलाह तुम्हारी बहुत अच्छी लगी हमें, हो गया सर पीछे, काफी है। या थोड़ा नीचे करें, ज्यादा ही पीछे हो, अब मत बोलना बीच में एक्स्ट्रा, कैमरा पीछे करो। चलो ये वर्क डन समझ में आ गया ना।